गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, पेज 198। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इससे पहले जो टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम के ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर साइट्स, जिनको रिकॉग्निशन साइट्स या रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं, वहां पर कट करते हैं और डीएनए के डबल स्ट्रैंड में कट की वजह से फिर उसके बनते हैं फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट या आइसोलेट कैसे किया जाता है वही इन्होंने यहाँ पर बताया है ना। उस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड से ये हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर तुम लोगों को याद हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने इससे पहले कब पढ़ा था? जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज डेंसिटी। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी सेपरेट करें एक एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन यहाँ मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। Separation of charged particles in an externally applied electric field on the basis charge density, electrophoretic mobility। ये है इसकी डेफिनेशन। सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का एक ही मतलब है। किसी पार्टिकल पे कितनी चार्ज डेंसिटी या कितनी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है वो किस बात से डिसाइड होता है? चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है E/m। यहाँ पर E क्या है? चार्ज, और m क्या है? मास। तो पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका मास उतना ही कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन तुम्हारे सामने लिखे E/m, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना उसका साइज बड़ा होगा उतना ही उसका मास ज्यादा होगा, यानी कि फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी। तो ये अब देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में जेल को भर देते हैं। जेल कितने टाइप का होता है? जेल कई टाइप का होता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें सेपरेट किस चार्ज पार्टिकल के फ्रेगमेंट्स को करना है। अगर हमें डीएनए को करना है तो उसके लिए अलग जेल होता है, अगर हमें प्रोटीन को सेपरेट करना है तो उसके लिए अलग जेल होता है, ठीक है। अब हम ऐसा ये सब कुछ करते क्यों है? इसको करने का कारण ये है कि सपोज करो ये डीएनए का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और उसमें हमारे काम की जो जीन है वो यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ से काट के हम इसे कहीं दूसरे वेक्टर में लगा दें और फिर आगे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दें किसी सेल, है ना। अब इसको उस प्लाज्मिड में जोड़ने के लिए पहले यहाँ से काटना भी तो जरूरी है। सपोज करो कि रेस्ट्रिक्शन साइट एक यहाँ थी और एक यहाँ थी, वो एंजाइम अप्लाई करके हमने इसको काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब में या जहां हम ये रिएक्शन कर रहे थे वहां डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला फ्रेगमेंट कहाँ पर है? तो हम क्या करेंगे कि जितने भी फ्रेगमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से बने उन सबको इस जेल में रन करवा के सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको सेपरेट करना हो जाएगा आसान, इसीलिए हम ये सब काम करते हैं। अब देखो, जेल के टाइप से मैं बता रहा था। जेल का एक टाइप तुम्हारी बुक में दिया होगा, पॉली एक्राइल एमाइड। पॉली एक्राइल एमाइड, पॉली एक्राइल एमाइड नाम का जो ये जेल होता है, इस जेल के साथ अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाए तो उसे कहते हैं पॉली एक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। शॉर्ट में क्या कहेंगे? PAGE।
पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि पेज। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जेल्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि एक जेल का नाम है सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, इसे SDS भी कहते हैं, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। ठीक है, SDS। तो ये कुछ जेल्स के एग्जांपल हैं जिन जेल्स में हम चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इस कंटेनर में जिसमें हमने जेल रखा हुआ है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। एक साइड लगाया पॉजिटिव यानी कि एनोड, एक साइड लगा दिया नेगेटिव यानी कि कैथोड। और इसके बाद इसमें कुछ कैविटी काट ली जेल में, जिन कैविटीज को कहते हैं वेल्स। और ये जो आगे इनके मूव करने का जो रास्ता होता है डीएनए के, उसको हम कहते हैं लेंस। जैसे स्विमिंग पूल में स्विमर के लिए लेंस होती है, ऐसे ये लेंस होती है। अब इन वेल्स में हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डाल दिया। कैसे कर रहे थे? सपोज ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हमारे पास था डीएनए। इस डीएनए में हमने डाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसकी वजह से यहाँ फ्रेगमेंट्स बन गए। अब हम इस डीएनए को ट्रांसफर करेंगे इस वेल में। ठीक है, उसी तरह से बाकी वेल्स में भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे ही यहाँ पर पावर ऑन करते हैं तो ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। सबसे जो छोटा फ्रेगमेंट होता है, अब उसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा है ना। सबसे छोटे फ्रेगमेंट में डीएनए का फ्रेगमेंट सबसे छोटा होगा, तो वो इस जेल की मैट्रिक्स के थ्रू होता हुआ आराम से दूर तक आ जाएगा पॉजिटिव की तरफ। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और बड़े वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं वो इधर ही रह जाएंगे। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज डेंसिटी वो फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो पहला प्रोसेस है सेपरेशन का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और देखो इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम मैट्रिक्स। नाउअडेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एगेरोस जेल। तो ये भी एक जेल का नाम है एगेरोस जेल, इसे अगार भी कहते हैं। कहाँ से मिलता है ये? तुम्हारे बुक में सीवीड्स लिखा है, लेकिन इसके लिए सही वर्ड है कि ये रेड एल्गी से मिलता है। कौन सी रेड एल्गी? इसका नाम तुम लोग पढ़ चुके हो, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया 11th क्लास में जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे एल्गी की, तब वहां पर इनका नाम आता है कि रेड एल्गी जैसे कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार आइसोलेट किया जाता है। The DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel। यानी कि agarose gel जो होता है ये कोई लिक्विड नहीं होता कि उसमें डीएनए के मॉलिक्यूल तैरते हुए जाते हैं। ये 3D मैट्रिक्स होता है, यानी कि उसमें पोर्स का एक नेटवर्क होता है, और उन पोर्स के नेटवर्क के थ्रू यानी कि मैट्रिक्स के थ्रू वही मॉलिक्यूल जा सकता है मूव करके जिसका साइज छोटा हो, बड़ा उसमें फंस के रह जाता है। Look at the figure and guess at which end of the sample was loaded। तो सैंपल किस साइड में लोड हुआ था? सैंपल इस साइड में लोड हुआ था जहां 1 2 3 4 और ये वेल्स बने हुए, और मूव किस तरफ हुआ? इस तरफ। तो राइट साइड में है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में है नेगेटिव। इसके बाद सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्ट्रेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज एथिडियम ब्रोमाइड। तो डीएनए तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको विजुअलाइज यानी कि देखने के लिए हम यहाँ पर एक डाई यूज करते हैं। उस डाई का नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देखने यानी विजुअलाइज करने के लिए जो डाई यूज की जाती है उसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। जैसे सपोज ये जेल था और इस जेल के ये फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे ये वाली ETBR यानी कि एथिडियम ब्रोमाइड।
वो क्या करेगा, डीएनए के फ्रेगमेंट जहाँ जहाँ पर है उनसे बाइंड करेगा, और ये ऑरेंज कलर का डाई होता है, वहाँ जहाँ जहाँ पर ये बैंड्स होते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स, वहाँ पर हमें ऑरेंज कलर शो होने लगता है ना। कैसे शो होता है, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। जब यूवी लाइट में एक्सपोज किया जाएगा ETBR अप्लाई करने के बाद, तब यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर दिखने लगेगा। इसके बाद सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगेरोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। सपोज करो कि जेल के इतने वाले भाग में डीएनए का ये फ्रेगमेंट आया, तो इतने जेल को यहाँ से काट के अलग कर लेंगे और इसमें से डीएनए को हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एल्यूशन। डीएनए को इस तरह से सेपरेट करने के प्रोसेस को कहते हैं एल्यूशन। इसके बाद द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर्स। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रेगमेंट को इस तरह से आइसोलेट करने का उद्देश्य ही यही था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाए। इसके बाद बात आती है वेक्टर्स की, क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? हमने वेक्टर्स के बारे में सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि वेक्टर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक से दूसरी जगह डीएनए के मॉलिक्यूल्स को लेके जाते हैं, व्हीकल्स का काम करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल इन्होंने किसका दिया है, प्लाज्मिड्स का और बैक्टीरियोफेजेस का। प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड्स का मतलब होता है ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड पीस ऑफ डीएनए। इसके बाद बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। अब यहाँ एक नई टर्म आई है जिसका नाम है कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का मतलब होता है कि एक सेल में उस पर्टिकुलर वेक्टर की कितनी कॉपी पाई जाती है, उसे कॉपी कहते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर पर सेल। एक सेल में कितनी कॉपी पाई जाएगी उस वेक्टर की, उसे उसका कॉपी नंबर कहते हैं। जैसे प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस इसीलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि एक सेल में इनकी बहुत सारी कॉपीज पाई जाती है। Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा कॉपी तो उतना बेहतर, क्योंकि उसको प्राप्त करना उतना ही आसान। अगर हमें एक ही सेल से 15-20 या 100 प्लाज्मिड मिल जाए तो कितना बढ़िया है। अब हर एक के लिए फिर अलग अलग सेल को ब्रेक करना पड़े, उसकी वजह से their numbers can go even higher. If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of plasmid or bacteriophage. Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. अगर हमने एक रिएक्शन इस तरह से किया है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड डीएनए के मॉलिक्यूल है सर्कुलर वाले, और बाहर से हमने इसमें फॉरेन डीएनए के फ्रेगमेंट्स अप्लाई कर दिए। अब हम चाहते हैं कि ये इसके साथ जुड़ जाए, है ना। हमने साथ में इसमें क्या लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी लगा दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसमें क्या हो गया, कट लग गया। उसके बाद हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, लाइगेज, ताकि ये जो फ्रेगमेंट है ये प्लाज्मिड जुड़ जाए। तो इस प्रोसेस में कुछ जरूरी थोड़ी सब जुड़ेंगे, कुछ जुड़ते हैं कुछ नहीं जुड़ते हैं। जिस प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए आकर जुड़ जाता है उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। जिस प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए आकर नहीं जुड़ेगा उसे कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। इन दोनों में से हमारे काम का कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें फॉरेन डीएनए आ चुका है। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि सेपरेट करना कि रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करें।
क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर यानी कि टेस्ट ट्यूब में तो दोनों ही काम होते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके फिर हम क्या करेंगे, आगे सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। कैसे हम रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करते हैं, उसका एक मेथड है, वो हम बताएंगे कल। कल हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, देखो पेज 199 पर ये जो फीचर्स दिए क्लोनिंग वेक्टर्स की, जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट्स, रिकॉग्निशन साइट्स, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स को समझने के लिए, ठीक है। इनको हम करेंगे कल। इनको अभी इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि एक बार स्टार्ट कर दिया तो ये पूरा एक साथ ही होना चाहिए।